हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फ्रेंड्स, कल 2-3 दिन पहले मैंने कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या थी मैंने वो डाला था, और उससे पहले मैंने उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार डाला था। ठीक है, और आज हम करेंगे कार्ल मार्क्स का आर्थिक नियतिवाद का विचार। ठीक है, और बाकी आपका दिन शुभ हो। वैसे काफ़ी दिन से नेपाल में बारिश ही बारिश हो रही है। आज अच्छी धूप और बहुत तेज़ हुई है, तो देख के अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आपका दिन शुभ हो। चलो आगे चलते हैं, हम अब अपना टॉपिक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आर्थिक नियतिवाद है और ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी ऐतिहासिक आर्थिक व्याख्या जो है वो सेम है, लेकिन वो इतिहास के बेस पे है। और यहाँ पे मैं ये बताऊंगी आपको कि कार्ल मार्क्स ने जो इकोनॉमी है उसको कैसे समाज का बेस बताया है। यहाँ पे हम वो बस करेंगे डिस्कस। ठीक है, ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं होगा, ये 5-6 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मानोगे तो 10 मिनट्स का हो सकता है बस। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है या फिर कोई टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट दीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे, नोट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो चलते हैं आगे। देखो, जो यहाँ पे आर्थिक नियतिवाद की जो डेफिनेशन है या फिर इन्होंने कैसे इसे समाज का बेस बताया वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इन्होंने सबसे पहले तो पूंजी को इन्होंने क्या कहा है, श्रमिक संगठन यानी क्रिस्टलाइज्ड लेबर। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिस्टलाइज्ड लेबर इन्होंने कहा है। ठीक है, और मार्क्स ने ही अर्थव्यवस्था को विश्लेषण में केंद्र बनाया। जैसे कि बाकी सारे थिंकर्स देखोगे तो आप लोग किसी ना किसी और चीज़ को समाज का आधार बताते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने अगर सेंटर में किसी को रखा है ना तो वो सिर्फ इकोनॉमी है। ठीक है, और इकोनॉमी को ही ज़्यादा फोर्स किया है हर समस्या को। ये जैसे कि ये बात मैं रिपीट करती हुई आ रही हूँ कि देखो, आप जो भी कार्ल मार्क्स के जो भी व्यू पढ़ोगे ना उसमें सब में इकोनॉमी की बात हुई है। ठीक है, और इकोनॉमी कैसे समाज का बेस है सिर्फ मैं इसमें यही बताऊंगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो इन्होंने जो पूंजी है इसको क्रिस्टलाइज्ड लेबर कहा है, और इन्होंने जो इनके पढ़ने का जो तरीका था उसमें सेंटर में अगर किसी को रखा है तो सिर्फ इकोनॉमी को। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि जो समाज की संरचना का आधार क्या है, इकोनॉमी है। जैसे फ्रेंड्स अभी मैं बताती हूँ आपको। देखो, ये मान लो हमारा समाज है। ठीक है, तो जो इसका बेस इन्होंने बताया क्या है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था बताया। ठीक है, और इसके ऊपर क्या बताया है, इसके ऊपर हमारा धर्म है, राज्य है, समाज है। ठीक है, और कोई भी विचारधारा इसी के ऊपर आती है। इससे अगर हमारा कोई बेस बनता है तो सिर्फ इकोनॉमी से बनता है, बाकी सब उससे परे है। अगर इकोनॉमी के बाद अगर इकोनॉमी को हम प्रायोरिटी देते हैं तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बाद में आएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, जैसे ये धर्म है, ठीक है, राज्य है, विचारधारा है, या फिर सरकार, ये सब अर्थव्यवस्था के बाद आएंगे। और किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए इकोनॉमी कितना इम्पोर्टेंट होता है आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, दैट्स वाई इन्होंने यही कहा है कि इकोनॉमी समाज का बेस है। अगर इकोनॉमी ठीक नहीं है तो उस समाज की नींव कमज़ोर है। ठीक है, उस देश का बेस कमज़ोर है, ऐसा उन्होंने कहा। चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नोट्स मेरे हैंड रिटन है तो आप देख के लिख सकते हो। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं लिखती हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, तो आप लोगों को जो सही लगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आशय विशेषताएं देखें आर्थिक नियतिवाद की, तो यहाँ पे क्या है, जो आधार का आशय, आधार क्या है, आधार मैंने बताया अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इकोनॉमी है उसकी आधार समाज का। ठीक है, अब आधार, इसका आशय क्या है इकोनॉमी का, कि यहाँ पे उत्पादन के संबंध के बारे में बताया गया है, उत्पादन के साधनों से है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पूंजीवाद है, पूंजी बुर्जुआ वर्ग के लोग हैं और सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, सेम चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। उनके एक तो विचारों में कॉन्फ्लिक्ट है, प्लस उत्पादन के साधनों का जो वितरण हो रहा है वो न्यायपूर्ण नहीं हो रहा है, जिससे उनके बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था का मतलब ही उत्पादन के साधनों से है, और अर्थव्यवस्था जब उत्पादन के साधनों का न्यायपूर्ण वितरण होगा तो समाज में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला। हाँ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है धर्म के आधार पर, वैचारिक संघर्षों के आधार पर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मार्क्स ने किसी भी समस्या को, जैसे मैंने बताया है कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ उन्होंने इकोनॉमी बताई है। तो अगर मार्क्स के हिसाब से देखें तो अगर जहाँ पे सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसका सिर्फ एक कारण क्या है, उनके बीच के इकोनॉमिक में बहुत गैप है। बुर्जुआ वर्ग बहुत ज़्यादा रिच हैं
ठीक है। जो सर्वहारा वर्ग है वो सिर्फ श्रम यानी शारीरिक बल पर ही काम करते हैं और शारीरिक बल से ही वो लोग अपने आजीविका का पालन करते हैं, ठीक है। और वहीं पे आप बुर्जुआ वर्ग को देखोगे तो बहुत मतलब हर शारीरिक श्रम के साथ साथ वो शारीरिक श्रम तो नहीं करते, लेकिन लोगों का शारीरिक श्रम की मेहनत की जो उपज होती है वो लेते हैं, बल्कि उनको उतना नहीं देते, ठीक है। देखो आगे इनकी जो रचना थी दास कैपिटल, उसमें इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना की है, जो कि 1867 में आई थी, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने बुक्स बता रखा है आपको, बुक्स कहाँ इंपॉर्टेंट है तो आप उसके लिए भी ध्यान देना, ठीक है। और इस बुक में इन्होंने खुद ही जो समाज का जो आधार है उसको अर्थव्यवस्था बताया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्पादन के संबंध से आज से यहाँ पे बुर्जा और सर्वहारा वर्ग के मध्य सामाजिक संबंध से, जैसे फ्रेंड्स मैंने फिर से ये बता दे रही हूँ मैं, यहाँ पे मान लो बुर्जुआ वर्ग है, यहाँ पे सर्वहारा वर्ग है, तो इसमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा किस वजह से? अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है, वैचारिक संघर्ष के लिए। तो अगर हम अर्थव्यवस्था का वितरण और उत्पादन के साधनों का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से करते हैं तो ना ही बुर्जुआ वर्ग और ना ही सर्वहारा वर्ग के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि सर्वहारा वर्ग शारीरिक श्रम पर निर्भर है और शारीरिक श्रम के द्वारा अपनी आजीविका का पालन करता है। उसी तरह से बुर्जुआ वर्ग बड़े बड़े कारखानों फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, जो सर्वहारा वर्ग के लोगों का शारीरिक श्रम लेते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से आप आज के टाइम पे भी देख सकते हैं कि जो मज़दूर हैं हमारे देश के, वो मतलब कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, वो किस हद तक अपने मतलब फैमिली का आजीविका का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि आप जानते हो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो अगर मान लो 10 मज़दूर एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अगर वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो 10 मज़दूरों का हाथ कट जाएगा। कट ऐसे जाएगा कि 10 मज़दूरों का अगर मेहनत सिर्फ मशीन के थ्रू हो जा रहा है तो लोगों को मज़दूरों की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। और ऐसे में मज़दूर का परिवार बेचारे अपनी आजीविका का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें कुछ भी करने से पहले सब कुछ सोचना पड़ जाता है कि हमने जो काम किया उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। आप भी थिंक करिए, ठीक है। चलो देखो, उत्पादन के साधन बदलने पर उत्पादन के संबंध में जाते हैं। मार्क्स ने धर्म को क्या बताया है? अफीम बताया है। ऐसे कोट्स जब पूछे जाते हैं, जब पेपर कोई आप देते हो ऑब्जेक्टिव टाइप, वहाँ पे पूछे जाते हैं पॉलिटिकल थिंकर से, अगर आप पॉलिटिकल का पेपर देते हो तब, ठीक है। आगे देखो, मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या और चेतना कहा है। मार्क्स के अनुसार विचारधारा की आवश्यकता हमेशा शासक वर्ग को पड़ती है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? अगर विचारधारा की आवश्यकता किसी को पड़ती है तो सिर्फ शासक वर्ग को, जो शासक करता है, जिसे शोषित करता है, ठीक है। आप देखोगे मतलब लोगों के दिमाग में पता नहीं कितनी बातें चलती रहती हैं कि हम कैसे अपनी फैक्ट्री को उठाएं, कैसे डेवलप करें उसका। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके मन में आ जाती हैं और वो मज़दूरों के बारे में बिना सोचे उस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं और जिससे उनका नुकसान होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बस इतना बताया है कि कार्ल मार्क्स ने किस तरह से आर्थिक नियतिवाद को समाज का बेस बताया है, ठीक है। अगर आर्थिक रूप से कोई भी देश या फिर हमारा समाज कमज़ोर है, इसका मतलब क्या है? उसकी नींव कमज़ोर है, ठीक है। तो ये यूनिट यहाँ ख़त्म होता है और आज शाम को जो वीडियो डालूँगी वो मैं कार्ल मार्क्स के वर्ष संघर्ष पे डालूँगी और एक पार्ट उसका और रह जाएगा हमारा करने के लिए, तो मैं वो भी डाल दूँगी आप उस वीडियो बना के। तो यहाँ पे हमारा कार्ल मार्क्स कंप्लीट होगा। बाकी बाकी जो थिंकर्स होंगे आप कमेंट करना किसी थिंकर्स को, तो मैं उससे रिलेटेड डाल दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट और हैप्पी रहिए आप लोग। हैव अ नाइस डे।